नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। ना मैंने आपको बताया था FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में जो अभी संशोधन होने वाले हैं, जो अमेंडमेंट होने वाली है, इसको लेकर यूएस चुप नहीं बैठेगा। जैसे जैसे वो दिन पास आएगा कि FCRA बिल भारत के पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाएगा, खुलकर बात होनी शुरू हो जाएगी। उस वक्त यूएस पीछे नहीं हटेगा, खुलकर ये बोल देंगे कि इनको किस चीज को लेकर प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देख पाओगे, पहले अमेरिकन लॉ मेकर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी। अभी और भी स्टेटमेंट्स आएंगी यूएसए से, मगर यूएसए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राइली मूर, जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। ट्रंप भी इनको काफी हद तक सपोर्ट कर चुके हैं। और आप अगर देखो, ट्रंप को पता है कि इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, वहां पर बहुत सारे डिवाउट क्रिश्चियंस हैं। ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल चाहते हैं कि क्रिश्चियनिटी को मतलब कहीं से भी नुकसान नहीं होना चाहिए और क्रिश्चियनिटी दुनिया में फैलनी भी चाहिए। तो राइली मूर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है रिसेंटली FCRA बिल को लेकर। यह बोल दिया है कि ये बिल सीधा सीधा इनके हिसाब से एक अटैक है क्रिश्चियंस पर। यह स्टेटमेंट है राइली मूर की। यहाँ पे आप देख पाएंगे मिलियंस ऑफ व्यूज इस स्टेटमेंट को मिले हैं, प्राइमरली इंडिया से, क्योंकि इंडिया की ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर कह रहे हैं कि क्रिश्चियंस भारत में सेंट थॉमस के टाइम से हैं। और बात सही है कि कई सदियों से क्रिश्चियनिटी भारत में एग्जिस्ट करती आई है पीसफुल तरीके से। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि Saint Thomas the Apostle traveled to the Malabar coast just decades after the resurrection of our Lord Jesus Christ। फिर ये आगे कहते हैं, मगर डिस्पाइट दिस लॉन्ग क्रिश्चियन हिस्ट्री, ये पहले तो ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी को ना बाहर का रिलीजन मत देखो, ये इंडिया की हिस्ट्री में कई सदियों से रहा है। फिर ये आगे कहते हैं कि डिस्पाइट एक बहुत लंबी क्रिश्चियन हिस्ट्री है इंडिया में, इंडिया का पार्लियामेंट कंसिडर कर रहा है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट के रूल्स को हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, जिससे ये इनकी स्टेटमेंट है कि चर्चेस और रिलीजियस चैरिटीज जो हैं, इन पर गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है। फिर ये आगे कहते हैं, ये बड़ी स्टेटमेंट है, ये एक क्लियर अटैक है अगेंस्ट क्रिश्चियंस। और ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, अमेरिका के ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, अमेरिकन मीडिया भी इसको कवर करेगा। बड़ी स्टेटमेंट है। यूएसए में भी आप समझ लीजिए, जिस तरीके से भारत में लोग हैं, अपनी सभ्यता से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, वहां पर भी काफी सारे लोग हैं। उधर अगर वो लोग ये बातें पढ़ेंगे, ऐसी लाइन पढ़ेंगे कि इंडिया में जो हो रहा है दिस इज अटैक अगेंस्ट क्रिश्चियंस, वो भी भड़क जाएंगे कि उनको लगेगा कि कुछ खास बड़ा यहाँ पे कुछ प्लान किया जा रहा है। फिर ये आगे कहते हैं कि अगर ये बिल इस तरीके से आगे बढ़ा तो ये एक मेजर कंसर्न बन जाएगा हमारे रिलेशंस के साथ विद इंडिया। सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि हमारे रिलेशंस जो इंडिया के साथ, ये नेगेटिव तरीके से अफेक्ट होंगे अगर इंडिया ने FCRA बिल पास कर दिया। और जो करंट यूएस गवर्नमेंट है, देखो मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, इससे पहले जो बाइडेन भी थे, वो भी काफी हद तक केयर करते थे कि जो मिशनरीज हैं भारत में, वो लोग अपना काम फ्रीली कर पाए, उनको अपने काम में कोई रुकावट ना आए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली कुछ महीनों पहले आपको याद होगा, यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनके विदेश मंत्री मान लीजिए मार्को रूबियो, ये भारत में आए थे। इनकी विजिट पे काफी डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए, इनसे काफी मुश्किल सवाल भी पूछे गए। ये भी सवाल पूछा गया इनसे कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के बारे में क्या ट्वीट कर देते हैं कि भारत की इकोनॉमी खराब है, और इंडिया और चाइना के बारे में काफी खराब शब्द यूज कर दिए थे। तो जब मार्को रूबियो भारत में आए थे, तो जो इनका पहला दिन था भारत की विजिट का, सबसे पहले ये गए थे क्रिश्चियन मिशनरीज के पास। इससे देखा जाता है कि यूएस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है भारत में चर्चेस पर, मिशनरीज पर, कि ये लोग भारत में क्या काम कर रहे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही अपना काम करने में। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, मार्को रूबियो विजिट्स मिशनरीज ऑफ चैरिटी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज इंडिया विजिट। और अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि यूएसए को FCRA से इतनी ज़्यादा चिंता क्यों है, ये कितना पैसा भेजते होंगे भारत में एनजीओस को, मैं बोलूंगा यहाँ पर अंधा पैसा, अपार धन। यूएसए के पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं यहाँ पर। और इधर आप देख पाओगे, ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये एक्चुअली हम बात कर रहे हैं साल 2021 की। उसके बाद तो अमाउंट और ज़रा बड़ा भी है, मगर ये डेटा प्रिसाइसली निकाल पाना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए मैं आपको एक एस्टिमेट बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हर साल कितना पैसा यूएसए से आता है। ये फ्री का पैसा है। ये बेसिकली यूएसए में जो कई संगठन हैं, कई अमीर लोग हैं, वो कहते हैं खर्चो भारत में। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि यूएसए सच में इतना मतलब बड़े दिल वाला देश है कि ये 50,000 करोड़ रुपए फॉरेन फंडिंग में भारत में दे देते हैं सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर। और ये तो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ 2016 से लेकर 2019 के आसपास तक का।
उसके बाद अभी पिछले 4-5 साल में ये अमाउंट और ज़रा बढ़ गया होगा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस सीधा-सीधा इस तरीके से भारत में भेज रहा है। इनकी गवर्नमेंट नहीं, कुछ केसेस में गवर्नमेंट भी, मगर ज़्यादातर जो ये फंडिंग है प्राइवेट सोर्सेज से होती है। और इधर आप देख पाओगे साल 2016-17 के आसपास 18,000 करोड़ रुपए मिले एनजीओज को, फिर 17,000 करोड़ के आसपास। बेसिकली हर साल 17 से लेकर 18-19,000 करोड़ के आसपास, कई बार 20,000 करोड़ भी अमेरिका से भारत के कई एनजीओज को ये दिया जाता है पैसा। अब ये जो एनजीओज हैं इनमें से काफी सारे अच्छा काम भी करते हैं, कोई दिव्यांग लोग हैं उनकी मदद कर दी वगैरह, मगर आप अगर डेटा देखो तो हमको ये पता लगता है कि टोटल जो ये फॉरेन फंडिंग का पैसा आता है इसमें से 15% जाता है क्रिश्चियन एनजीओज को। 15% देखो 20,000 करोड़ का बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हम यहाँ से 2 से लेकर 3,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। ये तो एटलीस्ट जो हमको डॉक्यूमेंटेड अमाउंट दिख रहा है ये हम यहाँ पर कह सकते हैं इतना अमाउंट है ही ना। ऑब्वियसली यहाँ पे मुझसे आप सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान पैसा मांगता है अगर यूएसए से, तो लिटरली $1-1 बिलियन के लिए यूएस जियोपॉलिटिकल गेम खेलता है पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर इतना सारा पैसा क्यों आ रहा है? देखिए इधर क्या है कि यूएसए में ना साफ साफ एक इच्छा दिख रही है कि वो लोग चाहते हैं कि उनका कल्चर और जो वहाँ पे प्रेडोमिनेटली जो डोमिनेंट रिलीजन है काफी हद तक भारत में भी फैले। इंडिया एक ओपन सोसाइटी है, डेमोक्रेसी है। चाइना में तो खैर ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो अलाउ नहीं करते। भारत में ये सब करना रिलेटिवली काफी हद तक ईजी भी है। और रिसेंटली हमने देखा कि भारत के बहुत सारे जो चर्च के लीडर्स हैं ये मिलने के लिए पहुंचे भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ। और इन लोगों का मेन यहाँ पर इशू यही था कि हमें एश्योरेंस दो कि एफसीआरए बिल से चर्चेस को इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे अमित शाह जो गृह मंत्री है भारत के, इन्होंने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस के लोगों से ये बात करी कि जो अमेंडमेंट बिल आने वाला है ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है क्रिश्चियन एनजीओज को लेकर। इनको करीब 15% मिलता है ऑफ द टोटल फॉरेन डोनेशंस। एक्चुअली एक बात बताऊं, ये मैंने जो कैलकुलेशन करी थी वो यूएस डोनेशंस की थी। तो अगर हम टोटल फॉरेन डोनेशंस की बात करें जहां पे यूरोप से ही पैसा आता है, परहैप्स जो एक्चुअल अमाउंट है जो चर्चेस को मिलता होगा वो 3-4 हजार करोड़ से भी ज्यादा का होता होगा। अगेन ये एक्चुअल अमाउंट कितना है ये पता कर पाना काफी मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारी डिटेल्स होते हैं। बट डेफिनेटली हम मल्टी मिलियन डॉलर के अमाउंट की बात कर रहे हैं, बड़े अमाउंट की बात की जा रही है। और एफसीआरए को लेकर मेन कंसर्न बहुत सारे एनजीओज का ये है कि अभी के लिए देखो क्या है कि मान लो अमेरिका में कोई अमीर लोग हैं, उन्हें भारत में एक एनजीओ है उसको पैसा देने का मन कर रहा है। उन्होंने हजारों करोड़ रुपए दे दिए भारत के एनजीओ को एफसीआरए के अंडर। सब कुछ एफसीआरए के हिसाब से हो रहा है। देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहीं से भी उठा के आपने पैसा दे दिया। आपको एफसीआरए का लाइसेंस चाहिए तभी आप फॉरेन फंडिंग कर सकते हो अमेरिका, यूरोप या फिर किसी और देश से भारत की किसी एनजीओ को। अब ये पैसा पहुंच गया उस एनजीओ के पास। अब उसके बाद अगर मान लो वो एनजीओ कोई ऐसा काम कर रहा है जो भारत के इंटरेस्ट में नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, वो ऑफ कोर्स उसको लेकर काफ़ी एक अलग लिस्ट ऑफ रूल्स हैं, मगर मान लो वो एनजीओ भारत के हितों में काम नहीं कर रहा, भारत के इंटरेस्ट को काफ़ी हद तक चोट पहुंचा रहा है, उस पर्टिकुलर केस में सरकार उस एनजीओ का लाइसेंस कर सकती है कैंसल। और अब क्या होगा कि अगर मान लो उस एनजीओ ने कई सालों से जो इनके पास पैसा आ रहा था उसकी इन्होंने ज़मीन खरीद रखी है, भारत में संपत्तियां परचेज कर रखी है, भारत सरकार उस संपत्ति को भी जब्त कर सकती है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। नहीं तो पहले क्या होता था कि अगर मान लो ये ऐसी एनजीओज हैं, ये कई दसियों सालों से काम कर रहे हैं, दसियों सालों से तो इनको पता नहीं 30, 40, 50 हजार करोड़ रुपए कितना पैसा मिल चुका होगा। इतने सारे पैसे का ये क्या करेंगे? कहीं ना कहीं ये लैंड परचेज कर लेते हैं, कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, इनके पास एसेट्स आ गए, तो अब सरकार वो एसेट्स को भी जब्त कर पाएगी। और मेन इशू यहाँ पर ये आता है कई ये एनजीओज के लिए, सरकार ने यह भी कहा है कि अगर मान लो एक एनजीओ टाइम पर अपना एफसीआरए लाइसेंस जो 5 साल का होता है इसको रिन्यू नहीं करती, डेट मिस हो जाती है, तो उस केस में भी इन पर एक्शन लिया जा सकता है। मगर अमित शाह ने भी ये बात बताई है कि 12 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा एनजीओज को अपील करने का कि अगर मान लो जी के टाइम से आपने अपना एफसीआरए लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा अगले दिन जाकर वो प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, उसका भी एक प्रोसेस होगा। तो ऑनेस्टली आप अगर एक बहुत ज्यादा न्यूट्रल तरीके से देखें
तो कोई ऐसा नहीं है किसी क्रिश्चियंस के अगेंस्ट कुछ हो रहा है या चर्चेस के अगेंस्ट ये कुछ हो रहा है। एफसीआरए कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बस इसमें अब ये चीज ऐड की जा रही है कि अगर कोई एनजीओ अपना लाइसेंस खो देता है तो कुछ समय के बाद बिल्कुल उनकी जो प्रॉपर्टी है सरकार वो भी जब्त कर सकती है ना। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि एक बार जब ये एफसीआरए का कानून पास हो जाता है तब यूएस क्या बोलेगा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की कोई ट्वीट इस टॉपिक पर आएगी या नहीं आएगी। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 मींस जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद आईबीएम, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट आईबीएम एंड नैस्कॉम। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।